चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा ये हमारा इंडियन इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज रूरल डेवलपमेंट। ठीक है जी, हमने पढ़ लिया ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज वाला चैप्टर, प्रीवियसली हमने फिनिश अप किया था। और आज हम रूरल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 9 हमारा रूरल डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करता है। तो पहले ना एक छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट सुनिएगा बेटा इसका ध्यान से। तो देखो जरा इधर। अगर मैं बेसिकली डेवलपमेंट की बात करूं और मान लेते हैं इंडिया इंडिया जो है बेटा वो दो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक अर्बन और एक है हमारा रूरल। ये जी ध्यान से सुनिएगा प्लीज। एक है हमारे पास अर्बन और एक है हमारे पास रूरल। ठीक है, अगर बेटा मैं अर्बन की बात करूं तो अर्बन में बेसिकली हमारी सिटीज वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, और अर्बन मोर डेवलप है, मोर डेवलप्ड देन रूरल एरिया। ठीक है, और जो मैक्सिमम इंडिया का जो पोर्शन है वो क्या है बेटा, रूरल है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर मान ले हम ये मान लेते हैं बेटा कि हमें इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करना है। अगर हमें इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करना है तो डेफिनेटली हमें तो एंटायर इंडिया को डेवलप करना पड़ेगा ना। अब जैसे मान लीजिए कुछ गिने चुने जो हमारे सिटी हैं वो डेवलप हो गए, राइट, इसका मतलब ये थोड़ी है इंडिया ही डेवलप हो गया बेटा। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने देखा कि यार नॉर्मली हम कोई भी डेवलपमेंट पॉलिसी लेकर आते हैं, उसका मेजर इम्पैक्ट जो है, पॉजिटिव इम्पैक्ट, वो तो अर्बन पे पड़ ही रहा है। अर्बन का डेवलपमेंट ड्यू द पैसेज ऑफ टाइम तो हो ही रहा है, राइट। बट जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी पीछे और अनडेवलप रह गए हैं बेटा, वो रह गए हैं हमारे रूरल एरिया, जहाँ पर कुछ बेसिक सिचुएशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो काफी टाइम से चलती हुई आ रही है बेटा, वो आज भी कंटिन्यू चल रही है, राइट। तो अगर भारत सरकार के अकॉर्डिंग बेटा, अगर हमें पूरे भारत को डेवलप करना है, देन डेफिनेटली हमारा फोकस जो होना चाहिए अलग से बेटा, वो रूरल एरिया पे होना चाहिए। तो इसलिए बेटा सरकार ने कुछ एक्शन प्लान बनाए बेटा, बेसिकली किसके लिए, रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए। ठीक है, क्योंकि रूरल एरिया को डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली इंडिया का एक मैक्सिमम पोर्शन डेवलप होगा बेटा, और जो काफी हद तक हमारे लिए हेल्पफुल होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने में, राइट। तो इसलिए बेटा इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। और इसमें देखिए चैप्टर में कुछ खास नहीं, कुछ बेसिक बेसिक बातें, छोटा सा चैप्टर है बेटा, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इस चैप्टर में बेसिकली सबसे पहले हमें पढ़ना है कि सर ये रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, कि रूरल डेवलपमेंट होता क्या है। दूसरा हमें पढ़ना है कि प्रॉब्लम, रूरल डेवलपमेंट की जो समस्या है वो क्या है। फिर उस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो ये सारी बातें बेटा इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रूरल डेवलपमेंट क्या है, रूरल डेवलपमेंट की समस्या क्या है, और उस समस्या का समाधान किस तरीके से सरकार कर सकती है। ठीक है ना। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, राइट, ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो एक एक करके बेटा इसके कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। इस पोर्शन को आप नोट कर लीजिए फटाफट से कॉन्सेप्ट्स को। फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा इसके मेन कॉन्सेप्ट से कि रूरल डेवलपमेंट है क्या और रूरल डेवलपमेंट के चैलेंजेस क्या है। ठीक है जी, तो फटाफट से बेटा आप इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए, एक बार हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद बेटा अब हम पढ़ते हैं रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग। ठीक है जी, तो ध्यान से सुनेंगे कि रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है। तो देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा। उसको मैं दो सिचुएशन आपको समझाता हूँ। कहते हैं रूरल डेवलपमेंट एन एक्शन प्लान, फॉर द social and economic growth of the rural area। ठीक है, द एक्शन प्लान is to focus on lingering
लिंगरिंग एंड एमर्जिंग lingering and emerging challenges in rural area। देखो जरा सर, यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? ठीक है, तो कहते हैं सर रूरल डेवलपमेंट एक एक्शन प्लान है, ठीक है, जो कि सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करता है रूरल एरिया में। यानी कि अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में बोलूं तो रूरल डेवलपमेंट है क्या? तो रूरल डेवलपमेंट बेटा एक्शन प्लान है जो कि किसके लिए बनाया गया बेटा? जो हमारे रूरल एरिया है उसके सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बेटा जो एक्शन प्लान बना, उस एक्शन प्लान को बेसिकली हम रूरल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट से जानते हैं। अब इस एक्शन प्लान का बेटा जो मेन फोकस था दो चीजों पे था, एक तो लिंगरिंग एंड दूसरा बेटा एमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ द रूरल एरिया। अब क्वेश्चन आता है सर ये लिंगरिंग चैलेंजेस क्या होता है, एमर्जिंग चैलेंजेस क्या होता है? बेटा लिंगरिंग का अगर बेसिक सिचुएशन में आपको समझाऊं तो चलती हुई जो समस्या शुरू से चलती हुई आ रही है आफ्टर द इंडिपेंडेंस, इंडियन जो रूरल एरिया है जो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं शुरू से, राइट, तो उसको हम लिंगरिंग बोलते हैं। दूसरा एमर्जिंग चैलेंजेस, यानी कि जो चैलेंजेस अभी अभी उभरे हैं उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? एमर्जिंग चैलेंजेस। अब इनका कुछ बेसिक सिचुएशन भी होता है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। तो अगर मैं लिंगरिंग चैलेंजेस की बात करूं, अगर मैं लिंगरिंग चैलेंजेस की बात करूं तो ये फर्दर दो पार्ट्स में कैटेगराइज हो जाते हैं बच्चे। प्लीज बेटा ध्यान से सुनते रहना, पता लगे लिखने में बिजी और नलायक हूँ। तो पहला है बेटा हमारे पास चैलेंजेस ऑफ रूरल क्रेडिट, चैलेंजेस ऑफ रूरल क्रेडिट, ठीक है जी। और दूसरा है हमारे पास चैलेंजेस ऑफ रूरल मार्केटिंग, ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम है हमारे पास रूरल क्रेडिट की प्रॉब्लम, और दूसरा है चैलेंज ऑफ रूरल मार्केटिंग, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा लिंगरिंग चैलेंजेस। दूसरा आता है सर एमर्जिंग चैलेंजेस क्या है, यानी कि जो उभरती हुई समस्या है रूरल डेवलपमेंट की, वो क्या है? ये भी बेटा दो पार्ट्स में कैटेगराइज है, दिस ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट। पहला है हमारे पास एक्सप्लोरिंग ऑप्शन ऑफ सस्टेनेबल, एक सेकेंड, सस्टेनेबल लाइवलीहुड, और सेकंड है हमारे पास चैलेंजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। चलिए देखो, तो हमने देखा जो सर रूरल डेवलपमेंट का बेसिक मीनिंग क्या है। बेसिक मीनिंग यह है बेटा कि एक एक्शन प्लान सरकार ने बनाया, किसके लिए बेटा? रूरल एरिया के लिए। किन चीजों को ग्रोथ करने के लिए बेटा? सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या था सर, एक्शन प्लान का मेन फोकस क्या था बेटा? दो चीजों के ऊपर, पहला लिंगरिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल एरिया, दूसरा एमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल एरिया, ठीक है जी। तो लिंगरिंग चैलेंजेस में दो चीजें आती है बेटा हमारी, रूरल क्रेडिट की प्रॉब्लम और रूरल मार्केटिंग की प्रॉब्लम, ठीक है। और एमर्जिंग चैलेंज में दो हैं, एक तो हमारा एक्सप्लोरिंग ऑप्शन फॉर द सस्टेनेबल लिवलीहुड, यानी कि इसको मैं इन शॉर्ट अगर बोलूं तो एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन, अगर हम इसको शॉर्ट में बोले बेटा, ऑप्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ऑप्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और दूसरा बेटा चैलेंजेस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के चैलेंजेस में हमारा इमरजेंसी, देखो ना आज के डेट में बेटा जो भी फूड वगैरह बनता है वो बहुत ज्यादा एडल्ट्रेशन से बनता है, मिलावट से, तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायी होता है, और इवन दो इट्स ऑल्सो बैड फॉर द दैट इज लैंड, ठीक है। तो डेफिनेटली वो भी एक उभरता हुआ चैलेंजेस है कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए ऑर्गेनिक फार्मिंग को, ठीक है जी। तो ये चार समस्या एक तरह से बेटा पूरी चैप्टर की काफी इंपॉर्टेंट है, और यही हमारा पूरा टॉपिक भी है बेटा। मुझे आपको यही पढ़ाना है। पहले लेबलिंग चैलेंजेस क्या होते हैं, रूरल क्रेडिट पढ़ेंगे, फिर हम रूरल मार्केटिंग पढ़ेंगे, फिर हम इमर्जिंग चैलेंजेस पढ़ेंगे, इन दोनों के बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना।
तो उसको फटाफट से नोट कीजिए और आई होप सो कि आपको ये रूरल डेवलपमेंट का बेसिक मीनिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, इसको नोट करो बेटा फटाफट से। वन बाय वन इन टॉपिक्स को आप डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारे पास द challenges, sorry, the lingering challenges of rural development. चलिए, तो बिफोर डिस्कसिंग दिस कॉन्सेप्ट्स, राइट, इसके मैंने आपके दो सिचुएशन बताए थे ना। तो हमारा जो फर्स्ट सिचुएशन है, द challenges ऑफ रूरल क्रेडिट। चलिए बेटा, तो बिफोर डिस्कसिंग द थ्योरी पार्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स, पहले मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ इसका, देन हम फर्दर इसको आगे चलकर डिस्कस करेंगे। बेटा प्लीज ये जो कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ पहले आप सुन लीजिए, फिर हम इसको डिटेल में थ्योरेटिकली समझ लेंगे। लिखने का टाइम मिलेगा, पहले आप चुपचाप से सुनिए इसको। ठीक है जी। तो देखो, अगर मैं रूरल एरिया की बात करूं, तो रूरल एरिया में मोस्ट ऑफ थिंग अगर मैं देखा जाए तो फार्मिंग एक्टिविटीज होती हैं। जो रूरल एरिया का बेटा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है, वो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ से जनरेट होती है हमारी? फार्मिंग से। ठीक है। और अगर मैं फार्मिंग पॉपुलेशन की बात करूं, फार्मिंग पॉपुलेशन की बात करूं, तो इसमें जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, यानी कि मैक्सिमम जो फार्मर्स हैं, वो स्मॉल और मार्जिन होल्डर्स हैं। यानी कि वो फार्मर जिनके पास कम जमीन है, राइट, और डेफिनेटली मार्जिन होल्डर है, इनके पास पैसा कम है, सब कुछ कम ही है। ठीक है। एक तरह से हम इन शॉर्ट बोले तो गरीब फार्मर है मैक्सिमम। ये मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। ठीक है। कुछ है जो रिच पर्सन भी हैं जो फार्मिंग करते हैं, बट मैक्सिमम पीपल ऑफ इंडिया इज स्मॉल एंड मार्जिन होल्डर। अब सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? सबसे बड़ी समस्या बेटा, जो स्मॉल फार्मर होता है उसकी क्या होती है बेटा? फंड्स की रिक्वायरमेंट, फंड्स रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। उसको फंड चाहिए बेटा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, राइट। और जब फंड चाहिए तो डेफिनेटली उसको क्रेडिट चाहिए होगा, लोन। अब इन्वेस्टमेंट क्या, उसको मशीनरी लेनी है बेटा, खाद लेना है, बीज लेने हैं, ठीक है, और केमिकल्स लेने हैं, केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह सब कुछ लेना है उसको। ठीक है। तो अल्टीमेटली उसके लिए तो पैसा चाहिए ना, इन्वेस्टमेंट ही तो बोलेंगे उसको। तो इस इन्वेस्टमेंट के लिए बेटा उसको क्रेडिट लॉन्ग, क्योंकि मार्जिन है, छोटा फार्मर है, उसके बाद खुद के पास पैसे नहीं है तो उधारी लेगा, है ना। तो एंशिएंट टाइम में क्या होता था बेटा, कि यहाँ पर जो लोन देता था, लोन जो देते थे बेटा, वो गांव के ही जो जमींदार वगैरह होते थे उनसे लोन लिया जाता था। तो ये लोन की राशि मैक्सिमम जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, जमींदार होते थे, ठीक है, एक्सेट्रा, साहूकार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो यही लोग जो आड़ती मंडियां होती थी बेटा, तो यही लोग क्या होते थे बेटा, लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते थे हमारे इस फार्मर को। अब क्या होता था ना, ये है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ द फाइनेंस। इसी बात है ना, ये हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे बेटा ये। और अगर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो किसान की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और कॉस्ट बढ़ेगी तो डेफिनेटली किसान का डेवलपमेंट बेटा रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, क्योंकि इतनी उपज होती नहीं थी जितनी ज्यादा हमारी क्या होती थी बेटा, कॉस्ट हो जाती थी, तो डेवलपमेंट तो कम होगा, धीरे होगा। तो डेफिनेटली इस वजह से बेटा जो फार्मर होता था काफी डिस्ट्रेस की सिचुएशन में रहता था। तो सरकार ने इस प्रॉब्लम को, ये कोई भैया नया उभरती हुई समस्या तो है नहीं ना, ये प्रॉब्लम तो शुरू से चलती आ रही है बेटा। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, सरकार ने ये पॉलिसी बेटा यहाँ पर बनाई कि इंस्टीट्यूशनल सोर्स होना चाहिए फाइनेंस देने का वगैरह वगैरह, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। बट बेसिक कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि हमें ये चैलेंजेस, क्या ही चैलेंजेस ये है बेटा कि जो छोटे फार्मर्स हैं उनको लोन की क्रेडिट चाहिए, एक तरह से लाइफ लाइन बन जाती है बेटा ये। ठीक है। तो दिस इज द सिचुएशन, जो बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा वो ये है कि फार्मर को लोन लेने की जरूरत क्यों पड़ती है। जनरली वो छोटा है,
राइट, उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए लॉन्च है, कभी कभी तो सर्वाइवल के लिए भी लोन लिया जाता है बेटा, वो अभी बताऊंगा वो सिचुएशन क्या है। बट दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि जो रूरल क्रेडिट की समस्या थी वो क्या थी, राइट। इस समस्या का सोल्यूशन सरकार ने कैसे किया, क्या सिचुएशन थी, अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि रूरल एरिया में जो हमारा रूरल क्रेडिट की समस्या है वो क्या है। ठीक है, तो फटाफट से इस कॉन्सेप्ट को नोट कीजिए एंड आई होप सो आपको ये समझ में आया हो। प्लीज इसको नोट करो बेटा, फिर इसकी थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। समझ आया बेटा आपके, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट से। देखो भाई, द चैलेंजेस ऑफ रूरल क्रेडिट, कहते हैं रूरल और एग्रीकल्चर क्रेडिट मीन्स बताता हूँ बेटा अभी थोड़ी देर में। क्रेडिट फॉर फार्मिंग, क्रेडिट फॉर फार्मिंग, कहते हैं क्रेडिट इज द लाइफलाइन, लाइफलाइन ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी इन रूरल एरिया। दिस इज बिकॉज, दिस इज बिकॉज ऑफ टू रीजन। पहला है, मोस्ट ऑफ फार्मर्स या यू कैन से फार्मिंग फैमिलीज इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिन होल्डर। मार्जिन होल्डर producing just enough for subsistence। ठीक है, अभी मैं इसका और पार्ट लिखूंगा बेटा, पहले लिखवा देता हूँ। तो ये जो फर्स्ट लाइन है उसी के नीचे लिखना है इसको, ठीक है। दे seldom generate surplus for investment further investment, the need of, the need for credit therefore is unavoidable। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। दूसरा आता है हमारे पास, द gestation, the gestation lag between sowing and harvesting of the crop is quite long। This compound need the credit। चलिए जी नोट कीजिए इसको।
तो नोट करो बेटा, और ये वाला पोर्शन भी नोट करना। This one। पहले नोट कर लो, फिर मुझे बता देना, मैं आपका नेक्स्ट पेज शो कर दूंगा। ये भी नोट कर लो बेटा। नोट दिस टू। चलिए, देखो क्या कह रहा है। जो हमने अभी कॉन्सेप्ट्स के थ्रू पढ़ा था बेटा, अब हम उसको थ्योरेटिकली समझेंगे, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं रूरल क्रेडिट, रूरल या एग्रीकल्चर क्रेडिट मींस क्रेडिट फॉर फार्मिंग। मैंने कहा था ना, स्पेशली यहाँ पर क्रेडिट किसके लिए हो रही है बेटा, बात फार्मिंग के लिए। ठीक है जी, तो फर्स्ट पॉइंट यही कहता है हमारा। दूसरा कहता है सर, क्रेडिट एक लाइफलाइन है फार्मर की। यानी कि फार्मिंग एक्टिविटीज की बेटा, अगर मैं क्रेडिट की बात करूं तो वो क्या है बेटा, लाइफलाइन है इन रूरल एरिया। अगर क्रेडिट नहीं मिलेगा तो हमारा फार्मर काम नहीं कर पाएगा, एग्रीकल्चर नहीं कर पाएगा। सर ऐसा क्यों, लाइफलाइन क्यों माना गया है हमारे क्रेडिट को रूरल एरिया में? तो इसके दो कारण हैं बेटा। पहला कारण तो हम डिस्कस कर चुके थे कि जो मोस्ट ऑफ फार्मिंग फैमिलीज हैं बेटा भारत में, वो स्मॉल हैं और मार्जिन होल्डर हैं। क्या है बेटा, वो स्मॉल है और मार्जिन होल्डर्स हैं। तो कहते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं उतना ही जितना उनके सर्वाइवल के लिए हो बेटा। अब एक बात बताओ, जब आप सिर्फ सर्वाइवल के लिए प्रोड्यूस करोगे तो इसका मतलब आप सरप्लस जनरेट ही नहीं कर पाओगे बेटा, किसके लिए, फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे मान लो, अगर मैं एक एग्रीकल्चर बेसिकली बेटा उत्तराखंड के लोग करते हैं। उत्तराखंड में जो एग्रीकल्चर होता है, मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, वो सिर्फ अपने लिए करा जाता है। सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं उसको। क्या कहते हैं बेटा, सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या सिचुएशन होती है, आपने अपने लिए प्रोडक्शन तो कर दिया एक बार, बट बेटा आपके पास उसके बाद सरप्लस बचेगा कहाँ? सरप्लस तो बचेगा ही नहीं। पैसा तो आपके पास बचेगा ही नहीं ना। अगर आप सेल करते तो डेफिनेटली आपके पास पैसा आता, तो उस पैसे को फर्दर इन्वेस्टमेंट में यूज कर सकते थे। बट यहाँ पर जब फार्मिंग, आप ऑब्वियसली बात है, छोटा फार्मर है, वो बिजनेस का तो सोच ही नहीं रहा। वो सोचता भैया किस तरीके से मेरा सर्वाइवल हो जाए, इनफ फॉर मी। तो जब आप सिर्फ अपना सर्वाइवल का सोचोगे बेटा, तो वहां पर सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि आपके पास सरप्लस अमाउंट नहीं सॉरी, नहीं बचता जो आप इन्वेस्टमेंट कर सकें। इसलिए बेटा ये कारण है जिसकी वजह से हमें जरूरत पड़ती है क्रेडिट की, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ध्यान सुनिएगा। पहला कारण तो ये हो गया, स्मॉल एंड मार्जिन होल्डर। दूसरा कहते हैं जो गेस्टेशन गैप होता है ऑफ सोइंग एंड हार्वेस्टिंग इज अ क्रॉप इज क्वाइट लॉन्ग, जिसके लिए बेटा हमें क्रेडिट की जरूरत पड़ती है। अब इसका मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आज किसान ने वो जो बेटा बीज बोए, सोइंग करी, ठीक है, उसका हल वल, उसके ऊपर हल वल जोता और उसमें हमने बीज रोपण किया। बीज रोपण किया, अब डेफिनेटली इसको थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, इसका प्लांट बनने में, इसको ग्रो होने में टाइम तो लगेगा। तो मान लीजिए ये ग्रो होने में, मान लीजिए यहाँ पर बेटा अराउंड 3 to 4 मंथ लग गए। लेट अस अज्यूम अज्यूम कर लेते हैं बेटा ट्रेडिशनली। तो यहाँ पर हमने क्या करा बेटा, इसको बीज रोपण किया। अब यहाँ पर जब ये प्लांट बड़े होंगे, चाहे ये कोई सा भी हो, मान लीजिए वीट है या राइस है, वट एवर, ठीक है, तो डेफिनेटली अब इसकी हम हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग बोले तो कटाई। तो इसका जो गैप होता है ना, गैप ये जो गैप है आपका, ये है गेस्टेशन गैप। क्या बेटा, इसको बोलते हैं गेस्टेशन गैप। ठीक है, तो जो गेस्टेशन गैप है,
ये गैप ना क्वाइट लॉन्ग हो जाता है, डेफिनेटली तो लॉन्ग ही है ना, उसको बोलते हैं क्वाइट लॉन्ग, ये लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से देखो ना, जैसे मान लो अगर लॉजिकली देखा जाए, आज हमने बीज रोपण किया, कटाई करेंगे, तो बीज का जो 4 महीने का टाइम है, 3 से 4 मंथ का टाइम, इसमें तो हमारा किसान बेरोजगार रहेगा ना, अनएम्प्लॉयड। जब वो अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसको सर्वाइवल तो करना है बेटा, तो उसके लिए भी बेटा उसको किसकी नीड है, क्रेडिट की जरूरत है, ताकि वो अपनी इस ड्यूरेशन को भी क्या कर सके बेटा, सरवाइव कर सके। तो ये दो बड़े कारण हैं बेटा, जिनकी वजह से रूरल एरिया में क्रेडिट की नीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है जी, आई होप सो ये आपको समझ में आया हो बेटा। ठीक है, अगर आप इस चार्ट को बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं बेटा सेकंड पॉइंट के नीचे, ताकि आपको ये बेटर तरीके से क्लियर हो जाए। हाँ जी, क्लियर हुआ सभी के, एवरीवन? प्लीज पार्टिसिपेट किया करो सारे के सारे बच्चे, समझ में आ गया बेटा ये? चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट से। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट सिचुएशन हो गया बेटा, जहां पर सिर्फ हमने रूरल क्रेडिट की प्रॉब्लम को समझा। अब हमने एक सिचुएशन देखी सर, यहाँ पर क्रेडिट नीड नाम का एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, क्रेडिट नीड। तो यहाँ पर बेटा फार्मर की क्रेडिट की नीड के हिसाब से ना, तो यहाँ पर बहुत सारे लोन के टाइप्स बन गए। तो देखिए जरा, जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट निकल के आता है, कहते हैं क्रेडिट नीड ऑफ द फार्मर्स। ठीक है जी, तो फार्मर की क्रेडिट नीड के हिसाब से, जिस हिसाब से नीड होगी उस हिसाब का लोन मिलेगा बेटा। तो इसलिए बेटा यहाँ पर हमने जो लोन है, जो क्रेडिट है, उसके कुछ टाइप्स क्रिएट कर दिए बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो टाइप है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट। पहला टाइप क्या है बेटा हमारे पास, शॉर्ट टर्म क्रेडिट। दूसरा आता है बेटा हमारे पास मीडियम टर्म क्रेडिट। जो हमारे पास थर्ड है वो हो गया हमारे पास लॉन्ग टर्म क्रेडिट। अच्छा ध्यान सुनना, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और जो हमारे लॉन्ग टर्म है, ये जो हमने डिस्क्राइब किया है, इसको अलग अलग पार्ट्स में डिस्क्राइब किया बेटा। ये डिस्क्राइब जो फार्मर की क्रेडिट नीड होगी ना, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे हमारी जो शॉर्ट टर्म है, अब शॉर्ट टर्म में क्या क्या यूज करता है, उस हिसाब से बेटा उसका क्रेडिट बाइफरकेट होगा। तो कहते हैं शॉर्ट टर्म क्या होता है, तो कहते हैं जी शॉर्ट टर्म बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ इनपुट्स। इनके जो शॉर्ट टर्म का क्रेडिट है बेटा, वो बेसिकली हमारे फार्मर को क्यों चाहिए बेटा, इनपुट परचेज करने के लिए। सर इनपुट बोले तो इनपुट में क्या क्या आ जाएगा बेटा, आपके सीड्स आ जाएंगे, जो बीज वगैरह परचेज करता है फार्मर। ठीक है, आपका जो फर्टिलाइजर है वो आ जाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म में आ जाएगा बेटा। अब इसकी जो ड्यूरेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ लोन, ड्यूरेशन पीरियड ऑफ लोन्स, यानी कि क्रेडिट। ठीक है, तो ये होता है बेटा बिटवीन 6 मंथ से लेकर 12 मंथ तक। तो ये लोन का ड्यूरेशन होता है बेटा, आपको लोन मिलेगा 6 महीने से 12 महीने के बीच के अंतराल। ठीक है, यानी कि 12 महीने से ज्यादा नहीं मिल सकता। ठीक है, और जो हमारा मिडिल टर्म्स होता है, ये होता है क्रेडिट इज रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी, द परचेज ऑफ मशीनरी। और दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंसेस। एंड थर्ड वन, digging द वेल्स। इसका भी एक ड्यूरेशन होता है बेटा लोन का, कहते हैं ड्यूरेशन पीरियड ऑफ लोन्स, या अगेन यू कैन से क्रेडिट। इसका ड्यूरेशन होता है बेटा 12 महीने से लेकर 5 साल तक। ठीक है, तो जो लोन मिलेगा ये इस ड्यूरेशन में मिलेगा। अब कहते हैं सर लॉन्ग टर्म सिचुएशन क्या होती है, तो
कहते हैं लॉन्ग टर्म इज रिक्वायर्ड फॉर परचेज ऑफ एडिशनल लैंड्स। अगर आपको जमीन परचेज करनी हो एक्स्ट्रा तो ठीक है। दूसरा है कैरिंग आउट परमानेंट इम्प्रूवमेंट एज द एग्जिस्टिंग लैंड। चलिए जरा ध्यान से सुनिएगा। तो ये हमारा क्रेडिट नीड है। अच्छा इसमें भी ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन पीरियड ऑफ लोन एंड क्रेडिट। तो ये है बच्चे हमारा 5 साल से लेकर 20 साल तक। वैसे तो आई थिंक ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बट फिर भी एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। तो कहते हैं शॉर्ट टर्म क्या होता है बेटा। शॉर्ट टर्म में बेसिकली हमें क्या चाहिए। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है, छोटा टाइम पीरियड। छोटा टाइम पीरियड मतलब आप पैसों की जरूरत थोड़ा कम होगी यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा पैसा कम चाहिए, कैपिटल कम चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जब हम सीड्स और फर्टिलाइजर परचेस करने की बात करते हैं तो इसके लिए बेटा हमें उतना ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, 4-5 हज़ार रुपए में काम हो जाना चाहिए, 10 हज़ार रुपए, ठीक है मैक्सिमम। तो कहते हैं सर इसके लिए हमें शॉर्ट टर्म क्रेडिट चाहिए, ठीक है। तो इसका ड्यूरेशन भी गवर्नमेंट ने कम ही रखा हुआ है, 6 महीने से लेकर 12 महीने तक, ठीक है। जो मीडियम टर्म होता है यहाँ पर थोड़ा सा काम बढ़ जाता है फंड्स का। तो मशीनरी परचेस करनी, ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर वगैरह। फेंसेस कंस्ट्रक्ट करने हैं बेटा। फेंसेस का मतलब एक तरह से बाउंड्री होती है, जो याद है तो लोहे के तार लगाए जाते हैं बेटा बाउंड्रीज पे, उसको फेंसेस बोलते हैं। डिगिंग ऑफ वेल, कुआं खोदना, पानी भी तो चाहिए। तो इन सब कामों के लिए बेटा हमें मीडियम टर्म्स के अंदर लोन वगैरह दिया जाता है, जिसका ड्यूरेशन होता है 12 महीने से लेकर 5 साल तक। फिर आता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली नाम से पता है बेटा, लंबे समय के लिए पैसा चाहिए। हमें कोई एक्स्ट्रा लैंड परचेस करनी है, या एग्जिस्टिंग लैंड में ही कोई परमानेंट इंप्रूवमेंट करना है, कोई चेंजेस करना है बेटा, बड़ा चेंज करना है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हमें पैसा चाहिए तो लॉन्ग टर्म क्रेडिट की नीड होती है। ड्यूरेशन पीरियड क्या है बेटा इसका, 5 साल से लेकर 20 साल तक, ठीक है। तो ये ड्यूरेशन है बेटा लॉन्ग टर्म का। तो आपको याद कैसे करना है। तो इनपुट्स के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मशीनरी, फेंसस और वेल के लिए मीडियम टर्म्स, और जो एडिशनल लैंड परचेज करनी है या कुछ परमानेंट इंप्रूवमेंट करवाना है उसके लिए लॉन्ग टर्म क्रेडिट चाहिए, ठीक है जी। ड्यूरेशन 6 से लेकर 12, 12 से 5, 5 से लेकर 20 साल तक का ड्यूरेशन होता है बेटा हमारे क्रेडिट पीरियड्स में। एंड आई होप सो कि आपको समझ में आया हो बेटा ये कॉन्सेप्ट। इसको प्लीज फटाफट से नोट कर लीजिए आप। इसको नोट कर लो बेटा। हमने देखा वो रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, हमने पढ़ा क्रेडिट क्या है। वो डेफिनेटली क्रेडिट नीड है हमारे फार्मर को, ठीक है जी। अब एक क्रेडिट नीड किसी ना किसी सोर्स से तो फुलफिल होता होगा। हमें पैसों की जरूरत है तो डेफिनेटली पैसा कहीं ना कहीं से तो मिलेगा ना, उसका कुछ तो सोर्स होगा बेटा। तो यहाँ पर दो तरह के सोर्स हैं हमारे। एक है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, दूसरा है हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सोर्स, ठीक है जी। तो वी आर हैविंग टू कॉन्सेप्ट्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। इसके बारे में बेटा हमें काफी डिटेल में डिस्कशन करना है, और इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बढ़ाऊंगा डिटेल में, ठीक है जी। इंस्टीट्यूशन और नॉन इंस्टीट्यूशन क्या है, इसमें क्या चेंजेस हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्या क्या चेंजेस आए बेटा इन सब चीजों में, तो सारी चीजें बेटा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेंदी टॉपिक है, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। बाकी प्लीज जितना मैंने आज आपको कराया है इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना प्रॉपर तरीके से, ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ें तो आपको सारी चीजें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है जी।